प्रशासनिक तंत्र का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको रोकने, उससे कमाने, उसको छिपाने में लगा हुआ है। कॉमन नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग उपलब्ध ही नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे। इसी सरकार के दौरान पीछे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी प्रेस वाले थे वहां मौजूद, और उस दौरान कुछ ऐसे सवाल आए जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने खुले तौर पर बातें कही जो अब तक के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आपके साथ, और मेरे साथ कैमरा पे मौजूद है रिया, और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। देखिए, प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून अच्छा है, लेकिन जो उसके उसमें जो चेंजेस हैं वो उसमें जो करेंगे, बदलाव जो करना चाहते हैं, वो बदलाव होने के बाद ही शराबबंदी कानून जो है वो ढंग से लागू होगा बिहार में। शराबबंदी कानून को लेकर उन्होंने साफ कहा कि शराबबंदी कानून अच्छा है, लेकिन उसमें बदलाव करेंगे। वो क्या बदलाव करेंगे प्रशांत किशोर, वो उनकी जब पार्टी सत्ता में आएगी उसके हिसाब से। लेकिन अभी तक शराबबंदी को लेकर उन्होंने जो बयानबाजी करी थी, लोग ये सोच रहे थे कि प्रशांत किशोर के साथ लोग जुड़ेंगे, क्योंकि शराबबंदी वो सिरे से खत्म कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। प्रशांत किशोर शराबबंदी को लेकर उन्होंने हामी भरी कि शराबबंदी वो अच्छी चीज़ है, और लेकिन उसमें कुछ बदलाव होने, क्योंकि जो कानून है, जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो शराबबंदी कानून को लेकर जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक उगाही का अड्डा बना दिया है उन्होंने, इसको लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून अच्छा है। आप पहले उनके इस बयान को सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, और आप सबका यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि माननीय भारती जी ने बताया कि बिहार में जो पिछले कुछ वर्षों से राजनीति चल रही है, इसमें विपक्ष में कोई नहीं है। दो दल सत्ता में होता है और तीसरा दल जो है वो वेटिंग में रहता है कि हमारा नंबर कब आएगा, नीतीश जी का कब मिजाज पलटेगा और पलटकर हमको सत्ता में भागीदार बना लेंगे। इसी के नजरिए से मुझे लगता है, और जनसुराज के लोगों को लगता है, कि हम लोगों को अपना दल बनाने, समाज में जनसुराज की परिकल्पना और विचार को पहुंचाने के साथ साथ जो विपक्ष की भूमिका है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको भी बहुत मजबूती से उठाने की अब जरूरत है। 2 अक्टूबर से पहले जब दल नहीं बना था तो हम लोगों ने कोशिश करी है 2-2.5 साल के अपने जनसंपर्क पदयात्रा में कि ज्यादातर सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हम लोग उस पर टीका टिप्पणी बहुत नहीं करते रहे। लेकिन अब दल का ये निर्णय है, इसलिए हम लोगों ने इस पर गहरी चर्चा की है, और 3 बड़े मुद्दे जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा पिछले 2-4-5 साल में बिहार में राजनीति हुई है, उन मुद्दों की सच्चाई, उन मुद्दों की हकीकत पर हम आपसे आज जनसुराज का जो निर्णय है वो साझा करेंगे, और आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में हम लोग उस पर क्या करने वाले हैं उसकी भी घोषणा करेंगे। तो पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा राजनीतिक रोटी यहां सेकने की कोशिश की गई है जातीय जनगणना के नाम पर। आप सभी साथियों ने भी सैकड़ों सवाल, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे करे होंगे जिसमें आपने जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको लेकर सवाल किए, उस पर जवाब मांगे। नेताओं ने, जिन्होंने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार का खर्च करके जातीय जनगणना कराया, उनके नियत कभी भी किसी जाति की मदद करने की नहीं थी। वो इस जातीय उन्माद को फैलाकर फिर से समाज में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि अब आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं कि जातीय जनगणना में क्या निकल कर आया, और 2 बरस करीब 18 महीने हो गए जातीय जनगणना के। रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर यह रिपोर्ट रखी गई, और 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने, तब तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार चला रहे थे, मिलकर जातीय जनगणना के आधार पर 5 बड़ी घोषणाएं की। अब उनकी हकीकत आप देख लीजिए। जातीय जनगणना में सरकार ने यह माना कि 34% से ज्यादा लोग बिहार के
गरीबी रेखा से नीचे आज भी रह रहे हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है। महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि 30-35 साल से सामाजिक न्याय की राजनीति करने का दावा करने वाले लोग इनके शासन के बाद भी जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि 5% से कम, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 5% से कम दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग ही 12वीं क्लास पास करते हैं बिहार में। जिन लोगों ने रिपोर्ट बनवाया उन्होंने पढ़ा भी नहीं। सिर्फ 5% से भी कम दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पढ़ते हैं। आरक्षण की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले लोग 35 साल के बाद 0.93% अति पिछड़ा समाज के लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं। 2 बरस पर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो जब नीतीश कुमार ने 22 तारीख को इसकी घोषणा की कि इस रिपोर्ट के आलोक में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो एक चर्चा उन्होंने की जिसकी आप लोगों ने भी जिसको फॉलोअप किया कि आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 या 75 किया जाएगा। इसका हम लोग रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। तो मैं अब पहला मांग ये कर रहा हूं नीतीश कुमार से कि भैया केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है और राज्य में भी तुम्हारी सरकार है और सामाजिक न्याय के आप पुरोधा भी हैं। तो अब आप बता दीजिए कि जो आपने केंद्र में आरक्षण बढ़ाने का मांग यहाँ लिखित भेजा था उस पर अभी स्थिति क्या है। सरकार ये बताए समाज को कि आपने आरक्षण बढ़ाने की जो मांग करी थी उस पर आज स्थिति क्या है, या आप उसको भूल गए, बेवकूफ बना रहे थे सबको। और तेजस्वी यादव भी बताएं कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने इस पर अभी तक क्या किया है। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर कम चर्चा हुई, उस रिपोर्ट के आधार पर 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि 94 लाख परिवारों को, जिसमें हर जाति के गरीब लोग शामिल हैं, 94 लाख परिवारों को रोजगार के सहायता के लिए 2 लाख रुपए प्रति परिवार 5 वर्षों में किस्त के आधार पर दिए जाएंगे। तो भैया 2 बरस का बजट हो गया। हम इंतजार कर रहे थे क्योंकि अगर पहले कहते तो ये लोग कहता कि अभी 5 वर्ष में कहें तब न होगा। तो 2 बरस पूरा हो गया। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, जनसुराज परिवार ये जानना चाहता है कि 94 लाख लोगों को जिनको 2-2 लाख रुपया देने का आपने वादा किया था उसमें कितने लोगों को आपने कितना पैसा दिया, और अगर नहीं दिया तो मान लीजिए कि जैसे आपके मोदी जी, आपके जो आजकल जिनके आप लाडले मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी ने जैसे 15 लाख रुपया सबको देंगे का जुमला फेंका था, आप भी ये मानिए कि आपने भी ये बिहार के लोगों को जुमला दिया था कि 94 लाख परिवारों को, और इसमें सिर्फ किसी जाति विशेष के लोग नहीं हैं, विधानसभा के पटल पर। और आपको मैं कह रहा हूं 22 नवंबर का नीतीश कुमार का ट्वीट देख लीजिए, उनके ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया की राशि दी जाएगी। अभी तक एक परिवार को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। तीसरी जो बड़ी घोषणा उन्होंने की थी कि 39 लाख परिवारों को जो होमलेस है, लैंडलेस हैं, उनको 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए दिया जाएगा। तो मैं तीसरी मांग ये कर रहा हूं कि जातीय जनगणना के नाम पर समाज को लड़ाने की जो योजना आपने बनाई थी वो तो कामयाब हुई नहीं। ये बता दो कि 39 लाख लोगों में से कितने लोगों को 1,20,000 रुपए की राशि दी गई है। तो जातीय जनगणना को लेकर मेरे 3 सवाल जनसुराज के हैं। पहला कि आरक्षण बढ़ाने के लिए जो आपने दावा किया था कि आप केंद्र सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं, उस पर आज स्थिति क्या है, किस तारीख को आपने रिकमेंड किया और केंद्र सरकार ने उस पर क्या निर्णय दिया, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा और नीतीश की ही सरकार है। और अगर नहीं दिया तो प्रधानमंत्री अभी आ रहे 24 तारीख को, तो मधुबनी में प्रधानमंत्री को यह घोषणा करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि जदयू के लोग भी भीड़ जुटाने में लगे हैं। सरकारी खर्चे पर डीएम सीडीपीओ से लेकर सारा प्रशासन लगा हुआ है, सरकारी खर्चे पर भीड़ जुटाई जा रही है। तो उसमें मोदी जी को और नीतीश जी को बताना चाहिए कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण बनाने के प्रस्ताव की स्थिति आज क्या है। दूसरा, 94 लाख परिवारों को जो 2 लाख रुपया आपने देने की बात कही थी,
उसकी स्थिति क्या है, हम लोग की जानकारी के हिसाब से, आप लोग भी पत्रकार है, अभी तक के बजट में, 2 बजट में इस योजना के तहत 1 रुपया का भी प्रावधान नहीं किया गया है। और तीसरी बात कि आपने 39 लाख जो होमलेस, लैंडलेस, खासकर दलित समाज के लोग थे, उनके लिए अभी तक 1,20,000 रुपया जो जारी करने के लिए कहा था, उसमें कितना पैसा जारी किया। एक ये विषय है जातीय जनगणना का। दूसरा जो सबसे बड़ा ठगी का काम नीतीश कुमार ने किया है पिछले 10 वर्ष में, दलित महादलित के नाम पर बहुत दिन से राजनीति चल रही है। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने 2006 में महादलित विकास योजना, महादलित विकास मिशन बनाया था। उस मिशन में एक बड़ा वादा यह किया गया था कि दलित समाज के जितने लैंडलेस, होमलेस लोग हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन, 1306.8 स्क्वायर फीट जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। ये वादा नीतीश कुमार ने महादलित मिशन के नाम पर 2008-06 में किया था। योजना शुरू की गई 2008 में, और पिछला जो आंकड़ा अभी उपलब्ध है, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसके अनुसार 2,34,000 दलित परिवारों को, उसमें कुछ ईबीसी परिवार भी शामिल हैं, 2,34,000 परिवारों को ही आज तक ये 3 डिसमिल जमीन दी गई है। और उसमें भी आश्चर्य की बात सुनिए, अभी एक देशपाल कमेटी है जो प्लानिंग कमीशन में इस योजना के इवैल्यूएशन के लिए उनका इस्तेमाल किया, उनको भेजा पटना, बिहार में, और देशपाल कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2,34,000 परिवारों को, जिनको सरकार कह रही है कि हमने लैंड 3 डिसमिल जमीन दे दिया, उसमें 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन तो दी गई लेकिन आज तक उसको पोजेशन नहीं मिला, उसको कहीं बाढ़ का, कछाड़ का ऐसा जमीन दिया है जिसका पोजेशन ही नहीं मिला। तो सरकार से दूसरी मांग हम लोग कर रहे हैं कि पहला तुमने जाति के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर सब में झगड़ा लगाने का कोशिश किया, दूसरा ये दलित महादलित के नाम पर इतना दिन से रोटी सेक रहे हो, तो महादलितों को जो 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही गई थी, कुल यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा ऐसे दलित महादलित परिवार हैं जिनको ये इसका योजना का लाभ मिलना चाहिए था। सरकार के हिसाब से सिर्फ 2,34,000 लोगों को, परिवारों को ये लाभ मिला, और केंद्र सरकार की प्लानिंग कमीशन की कमेटी बता रही है कि उस 2,34,000 में से भी 1,20,000 लोग ऐसे परिवार है जो कह रहे हैं कि जमीन कागजे पर मिला, जमीन आज तक हमको मिला नहीं है। तो दूसरी मांग यह है कि दलित महादलित के वोट से कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार और भाजपाई बताए कि ये दलित महादलितों को कब ये घर का जमीन उनको 3 डिसमिल मिलेगा। और तीसरी बात, तीसरी एक बड़ी यहाँ पर राजनीति की जा रही है भूमि सुधार, भूमि सर्वे के नाम पर। आप में से कई लोगों को ध्यान होगा, भूमि सर्वे का काम यहाँ पर 2013 से शुरू किया गया है। जो पूरे देश में भूमि सुधार के दूसरे राज्यों में अनुभव है, उसके आधार पर अभी तक का रहा है कि 2 से 5 वर्ष में राज्य सरकारें इस तरह का भूमि सुधार, लैंड डिजिटाइजेशन सर्वे का काम पूरा कर लेती है। बिहार सरकार में जो लूट मची हुई है, जो कुव्यवस्था है, उसका आलम है कि 2013 में शुरू हुआ लैंड सर्वे, फरवरी 2025 में अभी तक सिर्फ 17,30,000 एकड़ जमीन ही सर्वे में डिजिटाइज हुआ है, जो बिहार में उपलब्ध जमीन का 20% से कम है। 5 वर्ष में 20% से कम जमीन का सर्वे के जरिए डिजिटाइजेशन हुआ। 80% जमीन का सर्वे और डिजिटाइजेशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और ये पूरा इसलिए नहीं हुआ है कि सरकार ने इस सर्वे कराने के लिए न कोई व्यवस्था बनाई, न इनके पास वो टेक्नोलॉजी है, न संसाधन है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बिहार के बाद सर्वे शुरू किया गया, और 3 वर्ष में उन्होंने टेक्नोलॉजी और ड्रोन के जरिए 1-1 इंच 80% जमीन का अपना सर्वे करके कंप्लीट कर लिया। और इसमें एक और बड़ी बात सुनिए, जमीन सर्वे का असर यह है कि घर घर में लड़ाई लगा दी, भाई बहन में लड़ाई लग गया, आप में आपके फुआओं के परिवार में लड़ाई लग गया, जमीन के मालिकाना हक के लिए लोग लड़ रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, पिछले साल जो बिहार सरकार का क्राइम का आंकड़ा है,
उसमें बताया जा रहा है कि जितनी हत्याएं यहां सरकार ने रिकॉर्ड की, उसमें 60% से ज्यादा हत्या के मूल में जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है। ये बिहार सरकार का आंकड़ा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जमीन का सर्वे शुरू हुआ है 2023 से। अभी तक सरकार के आंकड़ों और दावों के बावजूद सिर्फ 20% लैंड का सर्वे कंप्लीट हुआ, और इसकी कमियों की वजह से इसमें जो लूट मची हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जमीन का दाखिल खारिज में, पेपर निकालने में, वंशावली बनाने में, जमाबंदी में इतनी परेशानी हो रही है, हजारों करोड़ रुपया लूटा जा रहा है। और इसी बिहार में, जैसा आप लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा सीओ और डीसीएलआर वगैरह का पोस्टिंग के लिए खुलेआम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया देके सारे पत्रकार लोग मोड़ी हिला रहे हैं। हाँ भैया, बात तो ठीक है। 25 से 50 लाख रुपया लेकर पोस्टिंग की जा रही है। तो ये जो सर्वे शुरू हुआ है, ये अंचलाधिकारियों को और राजस्व से जुड़े हुए पदाधिकारियों के द्वारा धन उगाही का नया उद्योग शुरू किया गया है। तो जन सुराज परिवार 3 मांग रख रहा है। एक, कि जातीय जनगणना के आधार पर, उसके नाम पर राजनीति करके समाज को बांटने लड़ाने वाली जनता वाली सरकार, उस पर व्हाइट पेपर जारी करो और 1 महीना में बताओ कि आरक्षण पर क्या हुआ। दूसरा, 94 लाख परिवारों को किस दिन 2 लाख रुपया दोगे, और 39 लाख होमलेस परिवारों को 1,20,000 रुपया कब दिया जाएगा। हम लोग की दूसरी डिमांड है कि 3 डिसमिल जमीन जो महादलित समाज को मिलनी चाहिए थी, दलित महादलित समाज के लोगों को, जिनका वोट लेकर नीतीश कुमार इतने दिन से बैठे हुए हैं, अब वो दलित महादलित परिवार चला जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर 1,20,000 से कम परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिली है, तो 48 लाख से ज्यादा परिवारों को 3 डिसमिल जमीन कब मिलेगी। और इसमें यह भी बता दूं कि अभी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से करीब 25 लाख एकड़ जमीन, जिसमें सीलिंग के नाम पर जब्त की हुई करीब 11.5 लाख एकड़ जमीन, और विनोबा आंदोलन, भूदान आंदोलन में मिली हुई 7 लाख एकड़ जमीन, जिसका कोई हिसाब नहीं है कि ये जमीन किसके पास है, किसको दिया गया है। 25 लाख एकड़ जमीन जो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से उपलब्ध है गरीबों को बांटे जाने के लिए, किसी से लेना छीनना नहीं है। किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है कि उस जमीन का 6.8 लाख एकड़ जमीन जो विनोबा भावे के प्रयास से भूदान आंदोलन में लिया गया, वो किसको दिया गया, किसको बांटा गया, किसी को मालूम नहीं है। करीब 12 लाख एकड़ जमीन यहाँ सीलिंग के नाम पर जब्त किया गया या सीलिंग के नाम पर लिया गया, वो जमीन किसको मिली वो भी किसी को पता नहीं है। तो हम लोग की दूसरी मांग ये है कि ये 3 डिसमिल जमीन जो 50 लाख परिवारों को, दलित और महादलित परिवार को आपको देना था, ये कब तक पूरा करोगे ये बताओ। और तीसरी ये बात है कि भूमि सर्वे के नाम पर ये जो नया उद्योग तुमने शुरू किया है और अफसरों के जरिए महीनों में करोड़ों रुपया की सरकार उगाही कर रही है, इसको तुरंत बंद कीजिए। नहीं बंद कीजिएगा तो बिहार के हर परिवार में झगड़ा होगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नई सरकार को आने दीजिए, नई सरकार आएगी, वो नए तरीके से अन्य राज्यों के अनुभव के आधार पर बिहार में कैसे इस काम को बड़ी बेहतर तरीके से किया जा सकता है वो करेगी। तो यही 3 मांग है। 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया कब दोगे ये बताओ। 50 लाख महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन कब मिलेगा ये बताओ। और भूमि सुधार कब रोक रहे हो, ये पैसा अपना वसूलने का धंधा कब बंद कर रहे हो ये बताओ। ये तीनों मांग लेकर आपके सामने आज हम लोग आए हैं। 1 महीना का सरकार को समय दे रहे हैं, सरकार को 1 महीना का समय दे रहे हैं। 11 मई से बिहार के हर गांव में 40,000 से ज्यादा रेवेन्यू गांव में जन सुराज वहां बैठक करेगी और लोगों से इन 3 मुद्दे पर उनसे वार्ता करके इस विषयों पर सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। और हम लोग 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों का इन 3 मुद्दों पर 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को हम लोग जाकर ज्ञापन देंगे। लेकिन यह मामला वही नहीं रुकेगा। इसके बावजूद अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो आपके इंटरेस्ट के लिए बता देते हैं, इस विधानसभा का जो अंतिम सत्र अभी होने वाला है, उस सत्र में जन सुराज अपनी पूरी ताकत से विधानसभा को घेरेगा। क्योंकि विधानसभा में बैठे हुए
चाहे ये भाजपाई हैं या राजद वाले हैं, नीतीश कुमार तो है ही दोषी, ये तीनों लोग ये विधानसभा में बैठकर जनता को और जनता को और आगे बेवकूफ न बना पाए, इसके लिए हम लोग विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा तो इन विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वहीं धरने पर बैठेंगे। इसी बात की घोषणा के लिए आज आपसे मुखातिब है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, एक तरफ आप भूमिहीनों को भूमि देने का बात करते हैं, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के द्वारा वो जमीनों को कब्जा किया जाता है, उनका वक्फ बिल संसद में आती है तो आप इसका विरोध करते हैं। वक्फ बिल से कितने भूमिहीनों को जमीन मिलेगा उसका प्रावधान तो हमने एक्ट में पढ़ा नहीं है। आप यंग जर्नलिस्ट हैं, आपको ज्यादा शायद जानकारी होगी। वक्फ के बिल में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर कल होकर वक्फ के एक्स्ट्रा जमीन को सरकार ले भी ले तो उसका लाभ बिहार के भूमिहीनों को मिलेगा। इसकी कोई चर्चा कहीं उस कानून में, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल पूछा, आंसर देने दीजिए। इसकी कोई चर्चा उस कानून में नहीं है, कहीं उस कानून में प्रावधान नहीं है कि वक्फ में अगर गलत जमीन कोई पाई गई तो उसको लेकर भूमिहीनों के बीच में बांटा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, वक्फ का विरोध क्यों कर रहे हैं? वक्फ का विरोध इस पर नहीं कर रहे हैं कि वक्फ में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वक्फ का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमको, आपको, सबको पता है कि जो लोग ये बिल लेकर आए हैं उनका वक्फ के कानून से, वक्फ की प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है। उनका एक और एकमात्र लक्ष्य ये है कि बिहार में, देश में हिंदू मुस्लिम का मसला चलता रहे। इसका उदाहरण देख लीजिए। आप ही लोग CAA NRC का बिल आया तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। आप जैसे कई काबिल पत्रकारों ने कहा कि प्रशांत जी आप इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, ये तो हिंदुओं को बाहर से लाकर, जो हिंदू शरणार्थी हैं अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उनको लाकर देश में जगह देने की, सम्मान देने के लिए ये नीति और कानून बनाया गया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये मुस्लिम आतंकवादी को, शरणार्थी को देश से निकालने के लिए किया गया है। आप जितने यहाँ पत्रकार बैठे हैं, मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ। अभी चुनाव है, कई बार अमित शाह आएंगे, प्रधानमंत्री से तो आपका मुलाकात नहीं होगा, लेकिन अमित शाह से पूछिएगा जरूर कि 3 वर्ष से इस देश में CAA NRC लागू है, कितने मुस्लिम सो कॉल्ड शरणार्थियों को इस देश से निकाला गया। और वो बात छोड़ दो, कितने हिंदुओं को आपने नागरिकता दे दी, ये बता दो। बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से आने वाले कितने हिंदुओं को आपने नागरिकता CAA NRC में दे दी है, ये बता दो। मेरे भाई, तुमको CAA NRC लाकर ना हिंदू की मदद करनी थी, ना मुसलमान किसी शरणार्थी को हटाना था। तुम्हें सिर्फ बंगाल में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना था। तो ये हर 6 महीना पर कभी ट्रिपल तलाक है, तो कभी 370 है, तो कभी अभी वक्फ है, कभी कॉमन सिविल कोड है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आप वक्फ का बोर्ड, आप कानून में लिखिए कि अगर वक्फ कानून के बोर्ड में कोई गलत जमीन पाई गई तो वो जमीन गरीबों में बांटा जाएगा। ये कहाँ कानून में लिखा हुआ है? कानून पढ़े बगैर सवाल मत कीजिए। आप रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण पे जनसुराज का क्या स्टैंड है? जनसंख्या नियंत्रण पर जनसुराज का नियंत्रण जो स्टैंड है वो बिल्कुल साइंटिफिक है। साइंस ये बताता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, TFR जिसको कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वुमेन एजुकेशन। महिलाओं का एजुकेशन बढ़ाए बगैर TFR को, पॉपुलेशन को नीचे नहीं किया जा सकता है। हम जान रहे हैं कि आप किस नजरिए से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मुसलमानों, ये भाजपाई और कुछ संघी ये बताते हैं कि मुसलमानों ने जनसंख्या बढ़ाई है। जितने लोग बैठे हैं आप लोग एजुकेट भी हो जाइए। मुसलमानों का TFR केरल में, बिहार में हिंदू महिलाओं के TFR से आधा है। फिर से याद कर लीजिए, मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट केरल में, बिहार में हिंदू महिलाओं के फर्टिलिटी रेट से आधा है। ये आपको क्या बताता है? जहां पर महिलाएं पढ़ गई, जहां पर उन्हें फैमिली प्लानिंग की या अपने परिवार के विषय में निर्णय लेने का अधिकार हो गया, आर्थिक और शैक्षणिक स्वायत्तता आ गई, अपने आप पॉपुलेशन नीचे आएगा।
बिल्कुल नहीं मानते हैं। आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे। आप कहाँ पढ़े हम नहीं जानते हैं। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कम से कम हम नहीं पढ़े हैं। पटना में साइंस कॉलेज में पढ़े हैं और गणित की ही पढ़ाई पढ़े हैं, स्टैटिस्टिक्स ही पढ़े हैं। 78 साल के आंकड़ों में ये भी ध्यान रखिए भाई, 78 साल में मुस्लिम आबादी प्रोपोर्शनली 7% देश में बढ़ी है। मतलब अगर आजादी के समय 10% थी तो अभी मान लीजिए 11.5% है। और इसका इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। इसका इस बात से लेना देना है कि मुस्लिम परिवार में पढ़ाई कम है। अगर जिस दिन मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम परिवार में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा। कोई नहीं चाहता है कि हमारा 10 बच्चा हो, अगर हम उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, उसकी चिंता नहीं कर सकते। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के तो दीन में ये लिखा हुआ है, मैं अपने भाषणों में कहता हूँ। आप लोग कई बार कहते हैं कि ये धर्म के नाम पर है। मुसलमानों के दीन में, उनके हदीस में ये बात लिखी हुई है कि मुसलमानों को अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। ये उनकी जवाबदेही है मुसलमान होने के नाते। ये गलत बात आप लोग मत फैलाइए। एक सवाल है, आपने जातिगत जनगणना की बात करी और रिपोर्ट के आधार पर, लेकिन सवाल ये है कि जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट है उसको आप सही मानते हैं? उस पर बहुत सारे सवाल। भाई ऐसा है, जातिगत जनगणना का रिपोर्ट सही हो या गलत, आप लोग जितने पत्रकार हैं 2 बरस तक इस राज्य में सिर्फ एक ही चर्चा हुई है, जाति जनगणना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमने कहा भाई होना चाहिए, कर लो। लेकिन करने के बाद जिन्होंने कराया, आपका हमारा 500 करोड़ रुपया खर्चा कराया, उनमें से मैं दावा कर रहा हूं किसी ने 5 पन्ना भी उसको पढ़ा नहीं। उसी जातीय जनगणना में लिखा हुआ है कि 3% दलित समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं, 5% से कम ईबीसी समाज का लड़का 12वीं पास कर रहा है। और समाज को क्या बताता है कि आरक्षण बढ़ा देंगे। आप मुझे बताइए किस सरकारी नौकरी में बिना 12वीं पास आदमी को आरक्षण का लाभ मिल सकता है? जब आपका बच्चा 12वीं पढ़ेगा ही नहीं तो आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? और ये तो 35 साल से कौन सत्ता में बैठा है? अगर ये लोग कह रहे हैं कि इन पर अत्याचार हुआ, हम सामाजिक न्याय के, गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के मसीहा हैं, तो 35 साल से बिहार में सत्ता में बैठा कौन है? लालू जी और नीतीश जी। तो अगर यहाँ के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे या इवन सवर्ण समाज के बच्चे नहीं पढ़े तो उसका जवाबदेही किसका है? उनका बच्चा नहीं पढ़ा, 9वां नहीं पास किया, तब भी उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन जो सामान्य परिवार के बच्चे 12वीं पास नहीं किए हैं, उनको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। ये बात बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। सर 24 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लगातार बड़े नेताओं के 24 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कई सारी योजनाओं को वो यहाँ पर भाषण करने वाले, क्या कहेंगे? भैया मोदी जी 2014 से लगातार बिहार में आ रहे हैं और जो सबसे बड़ा मुद्दा आपको उठाना चाहिए कि बिहार की मदद जब करेंगे कि नहीं करेंगे, बिहार सरकार के पैसे से पूरा मोबिलाइजेशन, पूरी मीटिंग आपने देखा, पूरा सरकारी आदेश निकला है, पूरी व्यवस्था का खर्चा गुजरात से नहीं आ रहा है, दिल्ली से नहीं आ रहा है, बिहार की गरीब जनता का पैसा लगाकर मोदी जी की सभा में भीड़ की जाएगी। और जहां तक आपने कहा घोषणा करने की, तो मोदी जी 2014 से लगातार घोषणा कर रहे हैं। कई घोषणा तो हम ही ने लिखा है उनका। इसी मोतिहारी में 2014 में उन्होंने कहा कि ये चीनी मिल जब चालू हो जाएगा, इसके चीनी से चाय पिएंगे तभी बिहार में वोट मांगने आएंगे। 2014 से आज 11 बरस हो गया मेरे भाई, वो चीनी मिल तो चालू नहीं हुआ। भाजपाई वहां के जितने नेता है, नाम आपको खूब पता है, उस चीनी मिल के जमीन को टुकड़ों टुकड़ों में करके बेच के सब अपने नाम कर लिया है। अब मोदी जी अभी भी आ रहे हैं, आप भूलिए नहीं 2015 में मोदी जी ने आरा में आकर कहा था 30,000 करोड़ दूं कि 40,000, 60,000 करोड़ दूं कि 1 लाख दूं, 1,20,000 करोड़ दूंगा। पैसा कहाँ आया? आप लोग तो सब बिहार में रहते हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी कुछ देखे होंगे, कहीं आप तक भी पहुंचा हो तो बता दीजिए। हम तक तो नहीं पहुंचा है भाई। 1,20,000 करोड़ का मोदी जी घोषणा किए थे 2015 में, और 2000 ये ना मत कहिए कि विपक्ष में थे इसलिए नहीं हुआ। 2015 से लगातार मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं और 15 से लेकर 25 में 10 बरस में 7 बरस
भाजपा बिहार में सरकार में रही है, दूदू वो उसका उप मुख्यमंत्री है। कोई मुरेठा बांधता है, कभी कभी मुरेठा खोलता है। उससे जरा पूछिए कि 1,20,000 करोड़ जो पैकेज दिए, या तो मोदी जी ने दिया नहीं, और अगर दिया तो बिहार के नीतीश और सम्राट चौधरी भाजपा की सरकार ने उसको लूट लिया। तीसरा तो कोई उपाय है नहीं। तो या तो ये सरकार माने कि मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या माने कि उन्होंने भेजा, हम लोग यहाँ पर चोरी कर लिए, लूट लिए। ये महिला 1 मिनट ये पूछना चाह रही है, पूछ ले। बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ी है। रोहतास, आरा, सीतामढ़ी बीते 3 दिनों में क्राइम रेट बढ़ रहा है। जंगलराज बनाम जंगलराज पार्ट 1 बनाम जंगलराज पार्ट 2 की तुलना हो रही है। आपने कहा देखिए, हम लोग तो कह ही रहे हैं कि नीतीश की इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जिस सरकार के मुखिया को ये नहीं मालूम है कि मेरा मंत्री परिषद में साथी कौन है, जो यही नहीं पहचान रहा है कि मेरे मंत्री का नाम क्या है, उसको क्राइम और व्यवस्था की क्या समझ होगी। बिहार में क्राइम बढ़ने के 2 बड़े कारण हैं, जिसको आप लोग समझिए। एक है शराबबंदी और दूसरा है ये भूमि सर्वे, जो मैंने अभी आपको आंकड़े दिए। 60% मर्डर के जो रजिस्टर्ड केस हैं बिहार सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं भूमि के विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। और शराबबंदी की वजह से प्रशासन का एक बड़ा तंत्र, ये आप लोग बात को समझते हैं फिर नहीं समझते, लिखते नहीं है। प्रशासनिक तंत्र का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको रोकने, उससे कमाने, उसको छिपाने में लगा हुआ है। कॉमन नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग उपलब्ध ही नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे। इसी सरकार के दौरान पीछे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के आप कानून बनाते हैं तो पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, कोर्ट और कचहरी है, सब चोक हो गया है। ना जेल में रहने की जगह है, ना न्यायालयों में न्याय होने की संभावना। 1 लाख से ज्यादा लोग अभी जेल में हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई 1 लाख लोग को कब बेल मिलेगा। ये कौन 1 लाख लोग हैं? ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, ये मुस्लिम हैं, ये समाज के गरीब घर के लोग हैं, जिनके पास कोर्ट में जाकर बेल लेने का भी साधन पैसा नहीं है। और जो पैसा वाला है वो शराब माफिया बनकर करोड़ों रुपया का लूट कर रहा है। हमको लोग कह रहा है भैया शराबबंदी हटाने की बात क्यों करते हैं? अरे भाई, हम शराबबंदी हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, शराबबंदी के नाम पर बनाए हुए इस गंदे कानून को हटाने की बात कर रहे हैं, जिसमें कानून बनाकर दुकान बंद कर दिया गया और होम डिलीवरी चालू कर दिया गया। घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है, 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और पूरे बिहार में आप लोग देख रहे होंगे, अभी आपको सूचना भी मिलती होगी, सूखा नशा इतने तेजी से बढ़ा है युवाओं में। अगर ये नहीं हटा, 5-7 बरस में जैसे आप पिक्चर देखे थे उड़ता पंजाब, वैसे सुनिएगा उड़ता बिहार हो जाएगा। ये यहाँ शराबबंदी के नाम पर लोगों में, युवाओं में बहुत बड़े पैमाने पर सूखा नशा फैल रहा है। इसलिए इसको गलत कानून को हटाने की जरूरत है। नीतीश कुमार विकास किए हैं, ये उनका दावा है। भाई किए होंगे, हमको तो दिख रहा है, किसी को दिखेगा किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने 22 नवंबर 2023 को कहा कि नहीं कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख करोड़ रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे। ये कहा है कि नहीं कहा है? अपने ट्वीट में लिखा है, विधानसभा में कहा है। नीतीश कुमार ने 2006 में ये महादलितों को कहा कि नहीं कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, दिया है तो दिखाओ। अगर आपने कहा कि 2 लाख देंगे तो किसको मिला है जो नहीं हम लोग को दिख रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आपने सुना, शराबबंदी को लेकर उन्होंने साफ कहा कि शराबबंदी कानून जो है वो सही है, लेकिन उसमें बदलाव होने ज़रूरी है, क्योंकि इस शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी कानून को लेकर बहुत ऐसे लोग हैं जो शासन सत्ता में, प्रशासन में बैठे लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनकी जेबें गर्म हो रही हैं। इसलिए इसमें बदलाव होना ज़रूरी है। लोगों को ज़बरदस्ती जेलों में ठूंसा जा रहा है और इतनी ज़्यादा तादाद में ठूंसा गया है कि कोर्ट को भी उस पर एक्शन लेना पड़ रहा है कि जल्दी से जल्दी इन मामलों का निष्पादन करें, क्योंकि अब जगह, जेल में जगह नहीं बच गई है, इतने सारे लोग ठूंसे जा चुके हैं। तो इस बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? प्रशांत किशोर की इन बातों पर क्या राय रखते हैं? क्या शराबबंदी कानून में वाकई में बदलाव होना चाहिए या शराबबंदी कानून को सिरे से हटा देना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर साझा करें और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद।
सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।